किसी के पास कोई लास्ट क्लास का नोट्स जो बता सके कहाँ तक लास्ट क्लास कवर किया गया था? नाम ज्वाइन कर लेंगे। मैं आपको रिव्यू देता हूँ क्या क्या हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ना लास्ट क्लास में हमने जब ज्वाइन नहीं करता तो इकोनॉमिक्स, नहीं कर कौन कर ना ना जो अर्थशास्त्र, ज्वाइन कर बनी इसकी डेफिनेशन ली थी, एक बार ज्वाइन फिर हो इसके चल रहा टाइप्स लिए थे, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। फिर इनके फादर्स के बारे में जानकारी लिया था, ठीक है। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बताए थे, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी ये भी बताया था, ठीक है। और फिर आपका टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ये सारे डिस्कस किए थे। यहाँ तक में कोई डाउट? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हुई थी जिसमें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी तक हो गया था। इसके बाद हमने नहीं किया था सर, अभी तक एक लेक्चर हुआ है इकोनॉमिक्स का, बिल्कुल एक लेक्चर ही हुआ है, सिर्फ एक लेक्चर ही हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया, क्योंकि बीच में मेरे पास टाइम की कमी हो गई थी, इसके कारण मैं नहीं आ पाया था क्लास लेने के लिए, ठीक है। और इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी डिस्कस, मुझे ये बताएं कि लास्ट कहाँ तक हम लोगों ने कवर अप किया था, ठीक है। कोई बता सकता है कि लास्ट क्लास कहाँ तक हुए थे? मैंने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी डिस्कस कर लिया था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी डिस्कस कर लिया था, मिक्स्ड इकोनॉमी डिस्कस कर लिया था, ये सारी चीज डिस्कशन हो गई थी। इंडियन इकोनॉमी तक, ओके, ठीक है। तो मैंने इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स बता दिए थे। नेक्स्ट चैप्टर आता है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये वो सारे सेक्टर्स हैं, ठीक है, जहां पे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की प्रैक्टिसेस जो है वो की जाती है, और अलग अलग एजेंट्स होते हैं इनमें, ठीक है। और स्पेशली इकोनॉमी में जो है वो 3 सेक्टर्स आते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर, दैट इज प्राथमिक क्षेत्र। सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्टर, दैट इज द्वितीयक क्षेत्र, एंड लास्ट वन इज सर्विस सेक्टर, दैट इज सेवा क्षेत्र। ये 3 सेक्टर आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस, ठीक है। अगर आप डेफिनेशन नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा कि प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जो नेचुरल रिसोर्स डिपेंडेंट होता है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर इज दोज सेक्टर व्हिच डिपेंड्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधन पर आधारित होता है। अब इनमें क्या क्या आ जाएंगे? तो प्राइमरी सेक्टर में, अब मैंने पहले ही कहा कि ये नेचुरल रिसोर्स डिपेंडेंट है, प्राकृतिक संसाधन पर आधारित है, डिपेंड्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेस। प्राकृतिक संसाधन पर आधारित ठीक है। अब इनमें सेक्टर्स कौन कौन से आ जाएंगे? तो नेचुरल रिसोर्स डिपेंडेंट में आता है आपका एग्रीकल्चर, कृषि एंड इट्स अलाइड, एवं इसके सहायक, ठीक है।
ये सारे के सारे जो हैं ये नेचुरल रिसोर्स डिपेंडेंट है कि विदाउट एयर, विदाउट वाटर, विदाउट सॉइल आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी की प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। तो ये पहला सेक्टर हो गया। दूसरा होता है आपका एग्रीकल्चर के अलावा फॉरेस्ट्री, वन क्षेत्र। तीसरा होता है आपका माइनिंग, ठीक है, और माइनिंग को हम कहते हैं खनन। चौथा होता है आपका फिशरीज, दैट इज मछली पालन। ये सारे के सारे आपके जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ठीक है, ये सारे जो हैं वो सेक्टर्स हैं जो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। अब ये जो सेक्टर्स जिन गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं उन गुड्स को कहा जाता है प्राइमरी गुड्स और नेचुरल गुड्स। तो एक चीज और नोट कर लीजिएगा, अ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस सेक्टर, अ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय these sectors is known as primary goods oblique natural goods। हिंदी में नोट कर लीजिएगा, नोट्स मिलेंगे पांडे जी, सूरज पांडे जी, नोट्स मिलेंगे। जिस वस्तु का उत्पादन यह क्षेत्र करता है, जिस वस्तु का उत्पादन यह क्षेत्र करता है उसे प्राथमिक वस्तु या प्राकृतिक वस्तु कही जाती है। जिस वस्तु का उत्पादन यह क्षेत्र करता है उसे प्राथमिक वस्तु या प्राकृतिक वस्तु कही जाती है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर एंड एलाइड्स है, तो यहां से हमें क्या मिलता है, फूड ग्रेन्स। यहां से अनाज का उत्पादन होता है, और जो फूड ग्रेन है ये क्या हो गया आपका प्राइमरी गुड्स। फॉरेस्ट्री से हमें वुडन, लकड़ी की प्राप्ति होती है। ठीक है, माइनिंग से हमें ओर्स एंड मिनरल्स मिलते हैं, खनिज एवं अयस्क की प्राप्ति होती है। फिशरीज से हमें फिश मिलता है, मछली की प्राप्ति होती है। और ये सारे के सारे आपके कौन से गुड्स हो गए, नेचुरल गुड्स या प्राइमरी गुड्स। इन सभी को कहा गया है प्राइमरी गुड्स। ये सारे प्राथमिक वस्तु हैं। प्राइमरी गुड्स दैट इज प्राथमिक वस्तु। ठीक है अविनाश जी, मैं रिपीट करता हूं फिर से। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जो नेचुरल रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधन पर आधारित होता है एवं जिस वस्तु का उत्पादन यह क्षेत्र करता है उस वस्तु को हम प्राथमिक वस्तु या प्राकृतिक वस्तु कहते हैं। अ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस सेक्टर इज नोन एज प्राइमरी गुड्स और नेचुरल गुड्स। ठीक है, मैंने एग्जांपल में क्या लिया कि नेचुरल रिसोर्स डिपेंडेंट, प्राकृतिक संसाधन पर आधारित कौन सा है, तो आपका एग्रीकल्चर। विदाउट एयर, विदाउट वाटर, विदाउट सॉइल आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो ये हो गया प्राइमरी सेक्टर। अब ये जिस गुड्स का प्रोडक्शन करता है, आपको एग्रीकल्चर से क्या मिलते हैं, फूड ग्रेन्स, अनाज का उत्पादन होता है, ये प्राइमरी गुड्स हो गए। दूसरा हो गया फॉरेस्ट्री, वन क्षेत्र, जो फॉरेस्ट है उससे हमें क्या मिलता है, वुडन, लकड़ी की प्राप्ति होती है, ये प्राइमरी गुड्स हो गए। माइनिंग, खनन, माइनिंग से हमें क्या मिलता है, आपके ओर्स एंड मिनरल्स, खनिज एवं अयस्क की प्राप्ति होती है, ये आपका प्राइमरी गुड्स हो गया। लास्ट आपका फिशरीज है, मछली पालन है, मछली पालन से हमें किस चीज की प्राप्ति होती है, फिशेस की प्राप्ति होती है। तो ये जो सारे हुए ये हो गए आपके सेक्टर्स और ये हो गया उनका प्रोडक्शन।
तो ये हो गया प्राइमरी गुड्स और ये हो गया प्राइमरी सेक्टर। तो ये बेसिक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है। अब दूसरा आता है कि आपका सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र क्या है? नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र को, सेकेंडरी सेक्टर को जब हम डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन आता है दो सेक्टर वह क्षेत्र, दो सेक्टर विच कन्वर्ट प्राइमरी गुड्स इनटू अ न्यू गुड्स, प्राइमरी गुड्स इनटू अ न्यू गुड्स। हिंदी में कहते हैं वह क्षेत्र जो प्राथमिक वस्तु को एक नए वस्तु में परिवर्तित करता हो, वह क्षेत्र जो प्राथमिक वस्तु को एक नए वस्तु में परिवर्तित करता हो। दो सेक्टर विच कन्वर्ट प्राइमरी गुड्स इनटू अ न्यू गुड्स। तो यहां पे क्या हुआ कि प्राइमरी गुड्स जो हमें मिलती है, ये गुड्स किस सेक्टर से आएगा? प्राइमरी सेक्टर से। और जब ये न्यू गुड्स बनेगा तो ये न्यू गुड्स बनाएगा कौन सा सेक्टर? आपका सेकेंडरी सेक्टर। अब यहां पे एग्जांपल लें कि हमें प्राइमरली मिलता है आयरन ओर, इसको हम हिंदी में कहते हैं लौह अयस्क। अगर आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट कर दी जाए, लौह अयस्क को अगर स्टील में परिवर्तित कर दी जाए तो आयरन ओर कौन सी गुड्स हो गई आपकी? प्राइमरी गुड्स। एंड स्टील जो हुआ ये आपकी कौन सी गुड्स हो गई? न्यू गुड्स। तो प्राइमरी गुड्स को न्यू गुड्स में कन्वर्ट करने वाला जो सेक्टर हुआ वो कौन सा सेक्टर हो गया आपका? सेकेंडरी सेक्टर। अब ये कन्वर्ट करने वाला है कौन? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उत्पादन में सम्मिलित इकाई। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस सेक्टर में आ जाएगा आपका? दैट इज इन सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, कि हमने प्राइमरी गुड्स को जिसने न्यू गुड्स में कन्वर्ट किया वो कन्वर्ट करने वाला है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज अ सब्जेक्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। तो जहां जहां भी मैन्युफैक्चरिंग की बात आएगी, ठीक है, वहां पे जो है आपका सेक्टर्स क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, अब तीसरा सेक्टर आता है जो मैंने आपको शुरू में बताया, थर्ड सेक्टर आते हैं। थर्ड सेक्टर को हम कहते हैं सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। लिख लेंगे, थर्ड सेक्टर इज सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। सर्विस सेक्टर का मतलब दो सेक्टर वह क्षेत्र, दो सेक्टर वह क्षेत्र which provide direct or indirect services। दो सेक्टर which provide direct और indirect services। ठीक है, मतलब वह क्षेत्र जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सेवा देता हो। इनमें दोनों की कॉम्बिनेशन जो है वो मैंने ले ली। सर्विसेज आर ऑफ टू टाइप, वन इज डायरेक्ट, अनदर इज इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सर्विसेज देने वाला जो है वो कौन हो जाएगा? आपका सर्विस सेक्टर, हो गया आपका सेवा क्षेत्र। अब जैसे
डायरेक्ट्स में क्या होते हैं, लाइक होटल है, तो होटल कौन सी सर्विसेज देता है, डायरेक्ट। दूसरा क्या हो गया आपका हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कौन सी सर्विसेज देता है, डायरेक्ट, ठीक है। तीसरा हो गया आपका बैंकिंग, ये डायरेक्ट सर्विसेज है। चौथा हो गया आपका इंश्योरेंस, ये डायरेक्ट सर्विसेज है। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, कम्युनिकेशन, संचार, ठीक है, ये सारे के सारे आपके कौन से सर्विसेज हो गए, डायरेक्ट। तो ये भी किसके पार्ट बन जाएंगे, सर्विस सेक्टर के पार्ट। लेकिन सम सर्विसेज आर इनडायरेक्ट, जैसे पॉलिसी मेकर, नीति निर्माता। कभी भी पॉलिसी मेकर जो है वो आपका डायरेक्ट सर्विसेज ना देकर के वो सर्विसेज क्या देगा, इनडायरेक्ट। लाइक आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर जब भी किसी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है, दैट पॉलिसी कैन नॉट डायरेक्टली इंप्लीमेंटेड ऑन बैंक कस्टमर, वो डिराइव होकर के आता है, ठीक है। तो जो भी सेक्टर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सर्विसेज दोनों देते हैं, दैट सेक्टर इज नोन एज सर्विस सेक्टर। और इन्हीं तीन सेक्टर्स में सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो होती है। अब अगर हम इन सेक्टर्स का इंडियन इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में एम्प्लॉयमेंट को देखें और इंडियन इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में इन सभी सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखें, तो वो बहुत चेंज हो जाता है। इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में है और सबसे कम एम्प्लॉयमेंट सेकेंडरी सेक्टर में है। लेकिन जीडीपी कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे देखें तो सबसे ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है और सबसे कम कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का। तो इसका भी हम ग्राफ जो है वो बना लेते हैं कि किस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, और आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट इन इंडियन इकोनॉमी, क्षेत्र के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार, और इस सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट को हम ले लेते हैं एक ट्रायंगल ग्राफ। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है आपको प्राइमरी सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र में। दूसरा सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अब के ट्रेंड में मिलता है सर्विस सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में। और सबसे कम एम्प्लॉयमेंट जो मिलती है वो मिलती है आपके सेकेंडरी सेक्टर में, द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक है, नमन प्रताप सिंह जी, मिल्क प्रोडक्शन जो है वो प्राइमरी सेक्टर का है क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। ठीक है, इसके बाद सेक्टर वाइज जीडीपी कंट्रीब्यूशन, क्षेत्र के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद में योगदान। तो इस ग्राफ को हम जब ड्रॉ करेंगे जीडीपी कंट्रीब्यूशन को लेकर के, सकल घरेलू उत्पाद को लेकर के, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है सर्विस सेक्टर, सबसे कम करता है प्राइमरी सेक्टर, एंड मॉडरेट लेवल पे कंट्रीब्यूशन आती है आपकी सेकेंडरी सेक्टर। शशि जी, इकोनॉमी की सेकेंड क्लास है, ठीक है। फर्स्ट क्लास में हमने इसका बेसिक्स देखा था,
ये क्या बेसिक्स हैं, ये सारी। ठीक है, अभिषेक गौर जी, मैं जीडीपी अगले चैप्टर में आपको बताऊंगा कि होता क्या है जीडीपी। ये इसको फुल फॉर्म में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, एंड इन शॉर्ट मैं यहीं पे बताता हूँ आपको कि जब भी एक फाइनेंशियल ईयर में सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन मार्केट प्राइस पे हम कंसीडर करते हैं तो वो हमारा बन जाता है जीडीपी। और सबसे जो ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर का है, सेवा क्षेत्र का है। सबसे कम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र का है। और मॉडरेट लेवल पे कंट्रीब्यूशन जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट की जब बात करते हैं, रोजगार की जब बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है प्राइमरी में, क्योंकि मैंने इस ट्रायंगल के सबसे ज्यादा एरिया किसको दिया है, प्राइमरी को। फिर मॉडरेट लेवल पे सर्विस, और सबसे कम जो एम्प्लॉयमेंट है दैट इज इन, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर। तो ये आपका जो है वो फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है जयदीप, हमने आपसे बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कम्युनिस्ट इकोनॉमी बताऊंगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर के सारे चीजें थे। ठीक है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है इन एन इकोनॉमी द रिसोर्सेज 100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। सर ऐसा ट्रेंड क्यों है कि एग्रीकल्चर की सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है लेकिन सबसे कम जीडीपी है? ठीक है, आर्या, सबसे कम कंट्रीब्यूशन होने का कारण ये है कि एग्रीकल्चर में मार्जिनल प्रॉफिट सबसे कम होती है। ठीक है, किसान को जो है वो लाभ सबसे कम मिलता है, जिस कारण से जीडीपी कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का सबसे कम है। और सर्विसेज में सबसे ज्यादा मार्जिनल प्रॉफिट है, जिस कारण से उसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो जयदीप रुद्रा, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, जो 100% गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है उसको कम्युनिस्ट कहा गया। ठीक है, और कार्ल मार्क्स साहब ने इसकी बहुत बड़ी एडवोकेसी की थी। ठीक है, हिमांशु जी मैं फिर से रिपीट करता हूं। ठीक है, मैंने क्या बताया, ये सेक्टर वाइज जो है वो एम्प्लॉयमेंट है, ये रोजगार है। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में सबसे ज्यादा रोजगार कहां मिला हुआ है, प्राइमरी में हाईएस्ट। सबसे कम रोजगार कहां मिलता है, सेकेंडरी में। और मॉडरेट लेवल पे रोजगार किस में मिल रहा है, सर्विसेज में। अब ये जो दूसरा ग्राफ है वो मैंने बताया सेक्टर वाइज जो है वो जीडीपी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और जीडीपी कंट्रीब्यूशन में मार्जिनल प्रॉफिट ज्यादा होने के कारण सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है, और मार्जिनल प्रॉफिट कम होने के कारण सबसे कम कंट्रीब्यूशन प्राइमरी की है, और मॉडरेट लेवल पे कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का, आपका सर्विस सेकेंडरी सेक्टर का। ठीक है, चलिए तो सेकेंड चैप्टर पे चलते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर था आपका इंट्रोडक्शन अबाउट इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, और इसमें जो है हमने ये सारी चीजें जो है ये किया। वाई वैल्यू ऑफ रूपी इज डिक्लाइनिंग। अविनाश फॉरेन ट्रेड चैप्टर में डिस्कस करेंगे इस चीज को कि क्यों $1 बिकेम मोर देन 72 रूपी। ठीक है, और वहीं पे मैं बताऊंगा क्यों हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती चली जा रही है। ठीक है सर, प्रोडक्शन बेसिस जीडीपी है, बिल्कुल जीडीपी क्वांटिटेटिव होती है और ये प्रोडक्शन पे ही जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, जितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होगी उतना ही हमारा जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है। आवर प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन ओन जीडीपी। ठीक है, प्रॉफिट मींस आपकी जो भी लीगल इनकम है वो चीजें जो है आपके जीडीपी में कंट्रीब्यूट होता है, जीडीपी में वो चीजें इंक्लूड होंगे आपके। ठीक है, तो इस चैप्टर से कोई डाउट? टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ इंडियन रूपी, नो 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 नो, इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब इंडियन रूपी का जो है वो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन पे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये फॉरेन ट्रेड का सब्जेक्ट है और जब फॉरेन ट्रेड चैप्टर आएगा तो हम लोग इस चीज पे डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप सभी ये रिव्यू दे दीजिए कि क्या फर्स्ट चैप्टर आपको ये चीजें समझ में आई। प्रयास कुमार दुबे जी, ये मैं बताऊंगा आपको फॉरेन ट्रेड वाले चैप्टर में हम लोग इसको डेप्थ में डिस्कशन में लेकर के आएंगे कि क्यों ऑयल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, डॉलर के कंपैरेटिवली रूपी डेप्रिशिएट होते जा रहा है, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया? ठीक है, रंजन कुमार जी आपका फर्स्ट क्लास है। ठीक है, 1 नंबर। ठीक है, सब क्लियर हो गए? ओके, चलिए सेकेंड चैप्टर पे चलते हैं। तो सेकेंड चैप्टर जो मैंने आपको पहले सिलेबस में बताया था कि हमारा जो सेकेंड चैप्टर है दैट इज प्लानिंग इन इंडिया। हेडिंग डालिए सेकेंड चैप्टर की,
Second chapter is planning in India. प्लानिंग इन इंडिया, भारत में नियोजन। ठीक है, प्लानिंग इन इंडिया, भारत में नियोजन। ठीक है, सबसे पहली चीज आती है कि व्हाट इज प्लान। नियोजन क्या है? व्हाट इज प्लान, नियोजन क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। प्लान का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, हिंदी में कहा जाता है उपलब्ध संसाधन का बेहतर प्रयोग। जी बिल्कुल, नीति आयोग इसमें होंगे। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, उपलब्ध संसाधन का बेहतर प्रयोग। अब एक चीज यहां पे आती है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो उपलब्ध संसाधन हैं, ये किस किस टाइप के होते हैं? तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो या तो नेचुरल होंगे या वो आपके मैनमेड होंगे। दो तरीके के रिसोर्सेज होती हैं, एक प्राकृतिक संसाधन होते हैं, दूसरे मानव निर्मित संसाधन होते हैं। अब बात यह आती है कि हम जो प्लान करते हैं या इस दुनिया में जो प्लानिंग की शुरुआत जब हुई, तो क्या हमेशा प्लान सभी रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में हुआ या प्लान जो है एक स्पेसिफिक रिसोर्स के रिस्पेक्ट में हुआ? तो प्लानिंग की शुरुआत को लेकर के हमें देखना होता है कि प्लान होते कितने टाइप्स के, कितने प्रकार का नियोजन जो है वो किया जाता है। प्लान बेसिकली दो टाइप से की जाती है, दो प्रकार से बनाए जाते हैं। अगर किसी एक रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में प्लान की जाए, किसी एक उपलब्ध संसाधन के बारे में नियोजन किया जाए, तो उसको कहा जाता है पार्शियल प्लान, आंशिक नियोजन, आंशिक योजना। या अगर हम ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में प्लान करते हैं, तो उस प्लान को कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, बृहद योजना। तो प्लान जो होता है, इसकी पहली डेफिनेशन हो गई ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, उपलब्ध संसाधन का बेहतर प्रयोग। लेकिन जो प्लान की जाती है, वो प्लान जो है वो दो तरीके से किया जाता है, और प्लान जो दो तरीके से किए जाते हैं, इसको हमने पहले कहा, वन इज पार्शियल प्लान। पार्शियल प्लान इज आंशिक योजना, या इसी प्लान को हम कहते हैं रीजनल प्लान, क्षेत्रीय योजना। एंड अनदर इज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, दैट इज बृहद योजना। ठीक है, पार्शियल और रीजनल प्लान का मतलब होता है प्लान with respect to single resources। एक संसाधन के संदर्भ में योजना, एक संसाधन के संदर्भ में योजना। मैं दोनों प्लान का एग्जांपल भी लेकर के आऊंगा। ठीक है, और दूसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान
means plan with respect to all available resources. सभी संसाधन के संदर्भ में योजना। ठीक है, partial plan means plan with respect to single resources, comprehensive plan means plan with respect to all available resources. अब बात ये आती है कि ये प्लान कहां से शुरू हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कहां से शुरू हुआ। पार्शियल प्लान की शुरुआत जो की गई, ये प्लान पहली बार बना फर्स्ट टाइम इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में। एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की शुरुआत फर्स्ट टाइम की गई, फर्स्ट टाइम इन USSR, that is रशिया। ठीक है, अब यूएस में जो ये प्लान बना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो प्लान ये बनाए गए, तो अमेरिका में एक रिवर है जिसका नाम है टीनीज रिवर। एंड टीनीज रिवर वाटर का यूटिलाइजेशन अमेरिकन बिल्कुल नहीं कर रहे थे। तो उनके पास एक रिसोर्सेस क्या हुआ, वाटर रिसोर्सेस, जल संसाधन। अब उन्होंने क्या किया कि टीनीज रिवर्स के ऊपर मल्टीपल डैम्स बनाए, कई सारे बांध बनाया और मल्टीपल डैम्स बना करके वहां से हाइड्रो पावर जनरेशन की शुरुआत की गई, पनबिजली उत्पादन शुरू किया गया और उसी डैम से कैनाल सेपरेट किए गए, नहर निकाली गई। ठीक है, और नहर निकालने के बाद जो है उस वाटर का यूटिलाइजेशन इरिगेशन के लिए किया गया, सिंचाई के लिए की गई। तो सिंगल वाटर रिसोर्सेस का कितना यूज हुआ, वन फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन, अनदर फॉर द इरिगेशन। तो एक रिसोर्स था वाटर, उसके रिस्पेक्ट में वहां पे प्लान की गई, दैट प्लान इज नोन एज पार्शियल प्लान या रीजनल प्लान। तो यहां पे जो यूएस में किए गए थे प्लान, ये किसके रिस्पेक्ट में प्लान था, वाटर रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस, जल संसाधन के रिस्पेक्ट में किए गए। ठीक है, जल संसाधन के रिस्पेक्ट में जो है ये प्लान किया गया। अब जो है अगर यही प्लान अगर ऑल अवेलेबल रिसोर्सेस के रिस्पेक्ट में की जाए तो दैट प्लान इज नोन एज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, ये बृहद योजना हो गई। अब कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की शुरुआत रशिया में किया गया जिसका नाम रखा गया नेशनल प्लान, राष्ट्रीय योजना। अच्छा, नेशनल प्लान में क्या कहा गया, यूएसएसआर की जो प्लान थी, इस प्लान का बेसिकली नाम था नेशनल प्लान, नेशनल प्लान, राष्ट्रीय योजना। और इस प्लान में जोसेफ स्टालिन उस दौर में प्रीमियम थे, रशियन प्रीमियम थे। ठीक है, और उन्होंने इस प्लान को बनवाया और उन्होंने कहा कि हम अगले 5 इयर्स में, अगले 5 वर्षों में जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो सारे के सारे अवेलेबल रिसोर्सेज का हम यूटिलाइजेशन करेंगे। तो जब हमने अपनी प्लान की शुरुआत की, हमने जब अपना योजना बनाना शुरू किया, तो हमने प्लान का कॉन्सेप्ट कहां से लिया, यूएसएसआर से लिया, क्योंकि यूएसएसआर के पास जितने अवेलेबल रिसोर्सेज थे सबके रिस्पेक्ट में प्लान की गई। तो हमने भी अपना प्लान जब बनाया तो हमने ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में प्लान बनाने की शुरुआत की। तो हमारा प्लान जो बना वो क्या बन गया, कॉम्प्रिहेंसिव। अमेरिका का जो प्लान था वो प्लान क्या था, पार्शियल और रीजनल प्लान। लेकिन बात यह आती है कि क्या प्लान बनाने के लिए हमने कोई बॉडी बनाया या नहीं बनाया, हमारे पास कौन सी बॉडी है, ये सारी चीजें। हमने 5 ईयर प्लान की ड्राफ्टिंग को लेकर के एक बॉडी बनाया जिसका नाम रखा प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन जो 15 मार्च 1950 को बना, और प्लानिंग कमीशन ने ही भारत में 5 ईयर प्लान के ड्राफ्ट की शुरुआत की। और फिर हमने उस बनाए हुए प्लान को अप्रूव करने के लिए एक और बॉडी बनाई 6 अगस्त 1952 को,
और बॉडी का नाम रखा हमने एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, जो काउंसिल जो है वो प्लान को अप्रूव करती थी। लेकिन बाद में जाकर के हमने प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद को मर्ज किया, और मर्ज करने के बाद उसकी जगह पे एक नई बॉडी 1 जनवरी 2015 को बनाया, जिस बॉडी का नाम रखा गया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। ठीक है, तो हमारी जो 5 ईयर प्लान रही वो कॉम्प्रिहेंसिव रहा। ठीक है, और हमने सारे रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में किया। प्लानिंग कमीशन ने प्लान को ड्राफ्ट किया, ठीक है, और ड्राफ्ट करने के बाद एनडीसी ने अप्रूव किया, तब हमारा प्लान जो है वो जाकर के काम किया। लेकिन नीति आयोग बनने के बाद नीति आयोग ने अभी तक किसी भी 5 ईयर प्लान की ड्राफ्टिंग नहीं की। ठीक है, अब हमारा जो प्लानिंग कमीशन था, जो योजना आयोग था, योजना आयोग के जो चेयरमैन होते थे वो होते थे आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। और अलग अलग प्राइम मिनिस्टर ने अपने टेन्योर में, अपने कार्यकाल में अलग अलग ऑब्जेक्टिव के साथ 5 ईयर प्लान बनाया। लेकिन जितने भी हमने 5 ईयर प्लान बनाए, उन सभी 5 ईयर प्लान के कुछ प्राइम ऑब्जेक्टिव रहे, कुछ मुख्य कारण रहे, कुछ मुख्य उद्देश्य रहे, और उन सभी प्लान के कुछ फीचर्स रहे, उनका कुछ तथ्य रहा। तो इंडियन 5 ईयर प्लान जो है और इंडियन जो प्लान है, उसके जो फीचर्स की बात की जाती है, तो हमारा प्लान जो है वो डिसेंट्रलाइज प्लान है, विकेंद्रीकृत योजना है। ठीक है, हमारा जो प्लान है वो आपका सोशल प्लान है, हमारा जो प्लान है वो फिजिकल प्लान है। इस तरीके से हमने प्लान अपने ड्राफ्ट किए। ठीक है, ठीक है, अब आप लिख लें कैसे क्या एंड हुआ। ठीक है, किस किस चीज को कैसे हमने मर्ज करके और क्या नया शेप दिया। ठीक है, ताकि आपके पास डेटा में भी रहे, और मैं नेक्स्ट टाइम तक आपके लिए पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा इकोनॉमी से रिलेटेड। ठीक है, पहले हमने बनाया प्लानिंग कमीशन, ठीक है, योजना आयोग, ठीक है, और योजना आयोग हमने बनाई 15 मार्च 1950। फिर हमने बनाया एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, एंड ये हमने बनाया 6 अगस्त 1952। ठीक है, और इन दोनों को हमने मर्ज किया, इन दोनों को हमने मिलाया, और मिलाने के बाद हमने बनाया नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। हिंदी में कहा गया इसे राष्ट्रीय भारत प्रवर्तन राष्ट्रीय भारत प्रवर्तन संस्थान आयोग। ठीक है, और नीति आयोग हमने कब बनाया? ऑन 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो अभी तक जितने भी 5 ईयर प्लान बनाए गए हैं वो सारे के सारे 5 ईयर प्लान प्लानिंग कमीशन ने ही बनाए हैं।
अप्रूव उसको एनडीसी ने किया है। नीति आयोग ने अभी तक कोई भी 5 ईयर प्लान की ड्राफ्टिंग नहीं की है। मोदी जी का कहना है या मोदी गवर्नमेंट का कहना है कि हम 5 ईयर प्लान की जगह पे अब लाएंगे विजनरी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो जितने भी हमारे प्लान बने, हर एक प्लान की अलग ऑब्जेक्टिव रही और उन अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के साथ हमारा 5 ईयर प्लान जो है वो बना। और प्लानिंग कमीशन में जो चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री होते थे, तो अलग अलग प्राइम मिनिस्टर ने अपने अलग अलग प्लान की ड्राफ्टिंग कराई। ठीक है, तो जितने भी 5 ईयर प्लान है, टोटल 12 5 ईयर प्लान है। मैं सारे प्लान को आपको ब्रीफ कर देता हूं और फिर उनसे रिलेटेड जो टेक्स्ट होंगे मैं आपको पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, तो हमारी जो 5 ईयर प्लान है, हमारी जो पंचवर्षीय योजना है, वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है, 3 चरण में विभाजित है। और ये फेजेस जो डिवाइड हम करते हैं, उस डिवीजन का रीजन था कि पहले फेज में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्राइम मिनिस्टर थे और नेहरू जी ने अपना अलग प्लान बनवाया। श्रीमती इंदिरा गांधी आई देश की प्राइम मिनिस्टर बनके, उन्होंने अपना अलग प्लान बनवाया। और फिर जब हमने अपना इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया तो हमने अलग प्लान बनाया। तो हमारी जो भी 5 ईयर प्लान है, वो प्लान हमारी 3 फेजेस में डिवाइडेड है। तो इस पॉइंट्स को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आवर 5 ईयर प्लान डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। हमारी पंचवर्षीय योजना 3 चरण में विभाजित है। हमारी पंचवर्षीय योजना 3 चरण में विभाजित है। फेज फर्स्ट, ठीक है, चरण 1, और इसमें हमने 3 प्लान बनाए। 1951 से 1956 के बीच हमने बनाया फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पहली पंचवर्षीय योजना। और जिस डेट पे ये स्टार्ट होते थे प्लान, ये डेट होता था 1 अप्रैल, और जिस डेट पे ये प्लान एंड होते थे वो डेट होता था 31 मार्च। ठीक है, इस प्लान की मेन ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कृषि एवं आधारभूत संरचना का विकास। कृषि एवं आधारभूत संरचना का विकास, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कृषि एवं आधारभूत संरचना का विकास फोकस हुआ था, मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया था। और एग्रीकल्चर ग्रोथ को लेकर के बात की गई थी। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमने बहुत सारे डैम्स बनाने की बात की, रिवर डैम्स बनाने की बात की, ठीक है, और बनाया भी। लेकिन हमारी ये जो 5 ईयर प्लान है, ये प्लान सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान है, क्योंकि इस प्लान में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, ग्रोथ टारगेट, समृद्धि का दर, ग्रोथ टारगेट, समृद्धि दर हमने लक्ष्य में लिया था 2.1% ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय में 2.1% की बढ़त करेंगे। अच्छा, यहां पे जो ये टारगेट का मतलब है कि सपोज दैट हमारी इकोनॉमी 1951 में जिस लेवल पे है, उस लेवल से हम 1956 में जाकर के कितना एडअप करेंगे, कितना जोड़ेंगे? 2.1%। लेकिन हमने अचीव किया हमने 3.6% ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय में हमने 3.6% की बढ़त की।
इसका मतलब ये हमारा प्लान क्या था? सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान। ये सफल पंचवर्षीय योजना रहा, क्योंकि जो सेट टारगेट था उस टारगेट के कंपैरेटिवली हमने ज्यादा जो है वो अचीव किया। एग्रीकल्चर में भी अचीवमेंट हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी अचीवमेंट हुआ, सारे जगह पे अचीवमेंट हमारे रहे। ठीक है, अब इसके बाद पंडित नेहरू देश के प्राइम मिनिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने एक इंडियन इकोनॉमिस्ट के growth target in these 5 year plan, growth target with respect to the national income, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में थी, बाकी के रिस्पेक्ट में नहीं था। ठीक है, उसके बाद पंडित नेहरू ने एक इंडियन इकोनॉमिस्ट के प्रिंसिपल के ऊपर आकर के जो है सेकेंड 5 ईयर प्लान की ड्राफ्टिंग की, और ये फर्स्ट फेज ही था, और सेकेंड 5 ईयर प्लान बनाया हमने, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान, और ये प्लान रहा 1956 टू 1961। 1956 से लेकर के 1961 के बीच में ये प्लान रहा। ठीक है, और इस प्लान को ड्राफ्ट तो बेशक से प्लानिंग कमीशन ने किया, लेकिन इस प्लान में मॉडल था, आप कह सकते हैं सिद्धांत, और इस प्लान में मॉडल रहा प्रशांता चंद्रा महलनोबिस का। प्रशांता चंद्रा महलनोबिस की मॉडल थी। ये एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, शॉर्ट में इनको कहते हैं पीसी महलनोबिस। प्रशांता चंद्रा महलनोबिस के प्रिंसिपल रही, और इस 5 ईयर प्लान में जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मुख्य उद्देश्य जो रखे गए, वो रखा गया डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री। भारी एवं आधारभूत उद्योगों का विकास। मतलब जो भी बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, उन सभी बेसिक इंडस्ट्रीज का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मींस रोड कंस्ट्रक्शन का बात किया गया था विकास जी, डैम्स बनाने की बात की गई थी, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रखे गए थे। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें ऑब्जेक्टिव रखी गई, और ऑब्जेक्टिव में क्या रखा गया? बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री। हमारे पास टोटल 8 बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, उन सभी बेसिक इंडस्ट्रीज का ग्रोथ कराना था। ठीक है, और हैवी इंडस्ट्री मतलब भारी उद्योग, ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री बनाने थे। और इस 5 ईयर प्लान में हमने स्टील प्लांट ये सब बनाए, और 3 स्टील प्लांट इंपॉर्टेंटली एस्टैब्लिश की गई। ठीक है, दुर्गापुर स्टील प्लांट एस्टैब्लिश किए गए, भिलाई स्टील प्लांट एस्टैब्लिश किए गए, राउरकेला स्टील प्लांट एस्टैब्लिश किए गए। मतलब नहीं परिणीता, ये सेकेंड फेज नहीं है, ये फेज फर्स्ट है। ठीक है, फेज फर्स्ट में ही ये सेकेंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान है, फेज फर्स्ट है। जैसे फेज चेंज होगा मैं आपको बताऊंगा कि दिस इज एंड ऑफ फेज 1 एंड स्टार्टिंग ऑफ फेज 2। ठीक है, इसमें बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्री को लेकर के स्टील इंडस्ट्री ये सब एस्टैब्लिश किए गए। ठीक है, 3 स्टील प्लांट हमारे यहाँ जो है वो बना। ठीक है, और तीनों स्टील प्लांट के एस्टैब्लिशमेंट के बाद इन्होंने प्रोडक्शन जो है वो थर्ड 5 ईयर प्लान में जाकर के स्टार्ट किया। लेकिन इस 5 ईयर प्लान में, सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो हमारा ग्रोथ टारगेट था, जो समृद्धि दर था, ठीक है, ये रखा गया हमने 4.5% ऑफ जीडीपी, सॉरी ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय में 4.5% की बढ़त। लेकिन इतने बड़े बड़े एस्टैब्लिशमेंट, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में जो हमारा एक्सपेंडिचर हुआ, जिसके कारण हमारा अचीवमेंट रहा, ठीक है, हमने जो अचीव किया वो किया 4.27% ऑफ नेशनल इनकम। हमने राष्ट्रीय आय में सिर्फ 4.27% ही हासिल किया। ठीक है, लेकिन फिर भी ये सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान कहा जाता है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत था, और इन्वेस्टमेंट के कारण ही हमने सेट टारगेट में से
जस्ट 0.23% कम अचीव किए, बाकी हमारी अचीवमेंट अच्छी रही। और फिर जैसे ही बैक टू बैक 2 5 ईयर प्लान सक्सेस हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट, और ओवर कॉन्फिडेंस में ही आकर के उन्होंने थर्ड 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया, और थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ। बोलिएगा, फेज फर्स्ट में लास्ट 5 ईयर प्लान, और यहीं पे आकर के फेज फर्स्ट एंड हो जाता है, दैट इज थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना। थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 टू 1966। नोट करते रहिए अमित जी, यूजफुल होगा फ्यूचर के लिए। ठीक है, इस 5 ईयर प्लान में मेन ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कृषि एवं औद्योगिक विकास, कृषि एवं औद्योगिक विकास, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कृषि एवं औद्योगिक विकास। ठीक है, रमन प्रताप जी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का कोई मॉडल नेम नहीं था। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान में था। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान में भी कोई मॉडल नेम नहीं है। ये फर्स्ट और सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो है वो मिक्स है। ठीक है, इसको मिक्स किया गया है। ठीक है, अच्छा, इस 5 ईयर प्लान में जो ग्रोथ टारगेट रहा, समृद्धि का जो लक्ष्य रहा, ग्रोथ टारगेट हमने सेट किया था 5.6% ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय में 5.6% हमने अचीव किया। इसको 2.8% ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में 2.8% हासिल किए। नीति आयोग का चेयरमैन दुबे जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन में चेयरमैन था वही नीति आयोग में भी चेयरमैन है। ठीक है, अब जरा मुझे आप लोग एक चीज बताएं, क्या ये प्लान सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान होना चाहिए या फेलियर 5 ईयर प्लान होना चाहिए? जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि हमने 5.6% की टारगेट सेट की थी और 5.6% की जगह पे हमें अचीवमेंट मिला 2.8%। इज इट सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान और फेलियर 5 ईयर प्लान? फेलियर, एग्जैक्टली। तो ये प्लान जो था थर्ड 5 ईयर प्लान, ये था फेलियर 5 ईयर प्लान, विफल पंचवर्षीय योजना। फेलियर 5 ईयर प्लान, विफल पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ओके। अब हमें यहां पे ये देखना पड़ता है कि व्हाट वाज द मेन कॉजेज ऑफ फेलियर। क्या कारण था कि हमारी ये योजना विफल हो गई, किस कारण से ये प्लान जो है वो फेल हुआ। ठीक है, अब फेलियर जब हुआ तो फेलियर के कॉजेज थे, इसके कारण थे, और कॉजेज में हमारे पास 3 कॉजेज हैं। फर्स्ट, 1962 इंडो चाइना वॉर, 1962 में भारत चीन युद्ध हुए थे, जिसके कारण हमारा यह प्लान फेल हुआ। सेकेंड कॉज था 1965 इंडो पाक वॉर,
भारत पाकिस्तान युद्ध, ठीक है, लड़ाई की थी हमने, ठीक है, भारत और चीन के बीच लड़ाई हुई थी और भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई। और तीसरा कारण था फेलियर ऑफ मॉनसून। मॉनसून का विफल होना। अब अगर मॉनसून फेल होता है तो ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर तो फेल होगा। वॉर के कारण जो हमें रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इकोनॉमी में करनी चाहिए थी, हमने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कहां पे किया? वॉर में। जिस कारण से ये 5 ईयर प्लान हमारा फेल हुआ और हमने सेट टारगेट से जस्ट 50% अचीव किया, सिर्फ 50% हमें प्राप्ति हुई। अब ये तो 5 ईयर प्लान का पैटर्न था। अच्छा, यहां पे एक और भी पॉलिटिकल चेंजेस हुए कि ये प्लान 1966 में एंड हुआ, लेकिन पंडित नेहरू की डेथ हो गई 1964 में, 1964 में। और यूनियन लेवल पे पॉलिटिकल चेंजेस आए। पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री बने देश के नए प्राइम मिनिस्टर, और शास्त्री जी की भी जो डेथ हो गई वो मिस्टिकल डेथ थी, क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हमने एक ट्रीटी किया था, एक समझौता किया था, और उसी ट्रीटी को कहा जाता है ताशकंद ट्रीटी। ताशकंद इज अ प्लेस इन उज्बेकिस्तान, और वहां पे मिस्टिकल डेथ होने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी देश की नई प्राइम मिनिस्टर बनी, प्लानिंग कमीशन को नया चेयरमैन मिला, और फिर इंदिरा गांधी ने इस 5 ईयर प्लान के फेलियर को देखते हुए जो है प्लान को ब्रेक करा दिया, 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस नहीं किया, और यही 3 5 ईयर प्लान पहले फेज में रहा। 5 ईयर प्लान फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मेन ऑब्जेक्टिव, सेकेंड में बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री डेवलपमेंट मेन ऑब्जेक्टिव, एंड थर्ड में एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग जो है राजीव कुमार हैं, ठीक है, दुबे जी, ठीक है। तो यहां पे आकर के फेज फर्स्ट खत्म हो जाता है, दूसरा चरण, पहला चरण जो है वो खत्म होता है, और फिर शुरुआत होती है सेकेंड फेज की। तो लिख लीजिएगा सेकेंड फेज ऑफ 5 ईयर प्लान, सेकेंड फेज ऑफ 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना का दूसरा चरण, ठीक है। और इस फेज में पहले 3 वर्षों तक 1966 टू 67, 1967 to 68 and 1968 to 69, 3 annual plan, 3 वार्षिक योजना लाया गया, एंड एनुअल प्लान को ही हम कहते हैं प्लान हॉलिडे। योजना अवकाश, प्लान हॉलिडे, योजना अवकाश। और यहां पे योजना अवकाश कितने वर्षों का रहा? 3 वर्षों का, 3 ईयर। ठीक है, और इसका रीजन ही था कि हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हुआ था, और हमारी इकोनॉमी के ऊपर जो एक इल इफेक्ट था, एक बुरा प्रभाव पड़ा था, उस इल इफेक्ट को कम की जाए एनुअल प्लान ला करके, क्योंकि हमारे पास जो है रिसोर्सेज का डिवास्टेशन भी हुए थे बहुत बड़ी संख्या में जो है वो थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान। ठीक है, और इसी 5 ईयर प्लान, इसी प्लान हॉलीडेज में, इसी योजना अवकाश में श्रीमती इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में पहली हरित क्रांति की शुरुआत की गई। भारत में पहली हरित क्रांति की शुरुआत की गई। फर्स्ट
ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, भारत में पहली हरित क्रांति की शुरुआत कराई गई। और ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर किसको कहा जाता है? हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बरलोग। एक अमेरिकन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, हरित क्रांति के जनक उन्हीं को कहा गया, नॉर्मन बरलोग। इंडिया में, इन इंडिया, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहे जाते हैं एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन को जो है वो हुआ। हरदीप जी, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में होगी, ठीक है, 4th 5 ईयर प्लान में। और पहली बार 14 बैंक का नेशनलाइजेशन होगा और दूसरी बार 6 5 ईयर प्लान में बैंकिंग नेशनलाइजेशन होंगे। और दो अलग अलग डेट पे किए गए थे, पहली बार 19 जुलाई 1969 और दूसरी बार 15 अप्रैल 1980। मैं आगे आपको लेके चलूंगा तो बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम, ग्रीन रिवॉल्यूशन किसने दिया? रिवॉल्यूशन नेम्ड बाय, क्रांति का नाम दिया विलियम गैज ने। विलियम गैज। और हमारी जो पहली हरित क्रांति थी, फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन था, ये फोकस था 5 टाइप ऑफ फूड ग्रेन्स पे, फोकस्ड ऑन 5 अनाज फसलों पे आधारित था। व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा एंड मेज। ठीक है प्रीति जी, इन्होंने ही इंडिया में, स्वामीनाथन साहब ने ही जो है वो साइंटिफिक एग्रीकल्चर को लेकर के रिसर्च कराया था। हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स बनाए थे, बहुत उपजाऊ किस्म के जो है वो बीज बनाए गए थे, ज्वार वैरायटी ऑफ क्रॉप, पौने किस्म के पौधे बनाए गए थे। ये सारा काम किया था स्वामीनाथन साहब ने, इसलिए इनको ये क्रेडिट दिया जाता है। और ग्लोबली जो है वो नॉर्मन बरलोग साहब ने किया था, ठीक है, इसलिए उनको फादर ऑफ रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और गैट साहब ने जो इसका नाम दिया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ये रिवॉल्यूशन किन किन फसल के लिए था? गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्के के लिए, सिर्फ 5 ही। और इस रिवॉल्यूशन में हमने ना तो किसी पल्सेस को फोकस किया, दलहन पे ध्यान नहीं दिया, ना ही हमने पल्सिट्स पे ध्यान दिया, दलहन पे भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है, सिर्फ फूड ग्रेन्स पे ही था। और इस रिवॉल्यूशन के बाद हमें और हमारी जो फूड ग्रेन्स की डिपेंडेंसी थी, वो डिपेंडेंसी कम हो गई, क्योंकि हमारे पास खुद ही इतना प्रोडक्शन होना शुरू हो गया, जिससे हमारी नीड्स जो है वो फुलफिल होने की शुरुआत हो गई, ठीक है। और 1969 में जाकर के इकोनॉमी रिवाइव किया, क्योंकि इल इफेक्ट जो वॉर्स के कारण थे वो खत्म हुए, बुरे प्रभाव खत्म हुए। और फिर इंदिरा गांधी ने इंट्रोड्यूस किया 4th 5 ईयर प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। सर, किस क्रॉप में फायदा मिला इससे? इन सारे में ये जो 5 तरीके के फूड क्रॉप्स थे, फूड ग्रेन्स जो थे, इनमें हमें बहुत ज्यादा फायदा मिला, ठीक है। इन सब की जो नीड्स हमारी सोसाइटी की थी, वो नीड्स फुलफिल हुई, ठीक है, ये सारी चीजें मिली। तो ये बताएं कि आपको फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान एंड ये जो 3 एनुअल प्लान थे, ये समझ में आए या नहीं आए? जरा फास्टली रिप्लाई कीजिएगा, फिर आगे चलेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड प्लान हॉलीडे, इनमें कोई दिक्कत? यस, बताएं। एकता जी, डाउट? ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। अब जब 1969 में ये रिवाइवल हुआ, हमारे जो है आपके
प्लान को जो है रिवाइव किया, इकोनॉमिक रिवाइवल हुआ। ठीक है सर, थर्ड 5 ईयर प्लान सिर्फ 3 ईयर के लिए एग्जीक्यूट हुआ। नहीं शिल्पा जी, जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो 3 साल के लिए नहीं था, वो 5 ईयर प्लान 5 ईयर के लिए था। ठीक है, वो 3 साल के लिए नहीं था। ये जो है थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद 3 एनुअल प्लान आए। ये एनुअल प्लान है, हर एक वर्ष का प्लान है। 66 से लेकर 67 तक, 67 से लेकर 68 तक, 68 से लेकर के 69 तक। ठीक है, ये जो है ये प्लान बना था एनुअल प्लान। और थर्ड 5 ईयर प्लान जो थी, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ये योजना था आपका 1961 टू 1966। तो कितने इयर्स हो गए? 5 इयर्स। तो 3 इयर्स के लिए नहीं था, ये 5 इयर्स के लिए था। और ये प्लान थे 3 साल के लिए, इसको एनुअल प्लान कहा जाता है। अब इसके बाद जब इकोनॉमिक रिवाइवल हुई तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने इंट्रोड्यूस किया फोर्थ 5 ईयर प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और फोर्थ 5 ईयर प्लान जो इंट्रोड्यूस हुआ, ये हुआ 1969 टू 1974 के लिए। ठीक है, अगर आपसे किसी एग्जाम में जो है कोई क्वेश्चन पूछे कि फादर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है, तो आप नॉर्मन बरलोग लिखेंगे। इंडिया में पूछेगा तो आप लिखेंगे, ठीक है, कि MS स्वामीनाथन। ठीक है शशि जी, हेराल्ड डोमर प्रिंसिपल जो था वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ऐसा कहा जाता है। ठीक है, हेराल्ड डोमर प्रिंसिपल, हेराल्ड डोमर सिद्धांत, और ये प्रिंसिपल कहता है ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, स्थिरता के साथ समृद्धि। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये ऐसा हमने कोई इंप्लीमेंट नहीं किया था। हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो है सिर्फ एग्रीकल्चर को ही फोकस किया था। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी इकोनॉमी को जो है वो स्टेबल होकर के ग्रो करना चाहिए, और ये था हेराल्ड डोमर प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए इस 5 ईयर प्लान में, फोर्थ 5 ईयर प्लान में हमने मेन ऑब्जेक्टिव बनाया, मुख्य उद्देश्य बनाए सेल्फ रिलायंस। मुख्य उद्देश्य सेल्फ रिलायंस, स्वतः सक्षम, कि हम हर एक चीज पे जो है वो सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, स्वतः सक्षम हो जाएंगे। और इसी चीज को लेकर के श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस 5 ईयर प्लान में किया बैंक नेशनलाइजेशन, बैंक राष्ट्रीयकरण। बैंक राष्ट्रीयकरण। और नेशनलाइजेशन का मीनिंग होता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ठीक है जी साधना जी, नेशनल इनकम जो है वो हर वर्ष होते हैं, लेकिन हम एग्रीगेट निकालते हैं 5 ईयर प्लान में कि 5 ईयर में, कि सपोज दैट अगर हमने फर्स्ट ईयर में 2% किया, सेकेंड ईयर में हमने 4% किया, थर्ड ईयर में हमने 3% किया, फोर्थ ईयर में हमने 2% किया, अगर फिफ्थ ईयर में हमने 6% किया, तो एवरेज इसका निकाल लेंगे डिवाइडेड बाय 5 से। ठीक है, हेराल्ड डोमर प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू फोर्थ 5 ईयर प्लान। नो, हेराल्ड डोमर प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू फर्स्ट 5 ईयर प्लान, स्लाइटली रिलेटेड टू फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, नेशनलाइजेशन का मतलब था कि जितने भी प्राइवेट बैंक्स थे उस दौर में, प्राइवेट बैंक कन्वर्टेड इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक, निजी बैंक को जो है वो सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक बनाया गया। ठीक है, और यहां पे बैंक नेशनलाइजेशन हुए फोर्थ 5 ईयर प्लान में, टोटल 14 बैंक, कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और डेट था 19 जुलाई
1969, 19 जुलाई 1969। और जो भी आपको आज नेशनलाइज बैंक देखने को मिलते हैं वो पहले जो थे वो प्राइवेट बैंक हुआ करते थे, अब वो नेशनलाइज हो गए। लेकिन फोर्थ 5 ईयर प्लान भी फेल हुआ। इसका ग्रोथ टारगेट था, समवृद्धि का लक्ष्य रखा गया 5.7% ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, इसको कहा जाता है निवल घरेलू उत्पाद। निवल घरेलू उत्पाद। लेकिन हमने अचीव किया, जस्ट 3.7% ऑफ एनडीपी। ठीक है, 5.7% का लक्ष्य था, ये टारगेट थे, और हमने अचीव किया 3.3% अचीव किया। तो फिर से ये प्लान फेल होगा या नहीं होगा? ठीक है, जब आप जीडीपी में एप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करते हैं, हमने जितना फाइनल प्रोडक्शन किया उस प्रोडक्शन में जो लॉसेस हुए, जब आप लॉस को एक्सक्लूड करते हैं, हटाते हैं, तो हमारा रिजल्टेंट आ जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, टारगेट जो है 3.3%, नॉट 3.7%, सॉरी 3.3%, यहां मैंने करेक्ट करके लिख दिया था 5.7 टारगेट, 3.3% अचीव किया था। ठीक है, वाई एनडीपी नॉट नेशनल इनकम दिस टाइम। ठीक है, हमारी इकोनॉमी जो है वो चेंज होती जा रही थी। ठीक है, अचीवमेंट 3.3% है। शिल्पा जी, मैंने यहाँ पे करेक्ट करके लिख दिया है, ऊपर जो था वो गलत लिख गया था यहाँ पे। ठीक है, मैंने करेक्ट कर दिया कि 3.3% जो है वो अचीव किया था। ठीक है, एक्चुअली क्या था कि इकोनॉमी जो है वो नेशनल इनकम से जो है वो जीडीपी की तरफ शिफ्ट हो रहा था, तो हमने जो है एनडीपी सेट किया, और ये सारी चीजें जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही बताता है और प्राइम मिनिस्टर की सहमति से मिलता है। ठीक है, मैं आदित्य महाजन में फिर से बताता हूं कि जब किसी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है, तो उस प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में जो लॉसेस होते हैं, तो लॉसेस को जब आप एक्सक्लूड करते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन से वो बन जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और हमने फोर्थ 5 ईयर प्लान की टारगेट सेट की थी एनडीपी पे। ठीक है, अब दिख रहा होगा बलबीर जी। ठीक है, मैंने नीचे की तरफ लिख दिया है। अब एक चीज बताएं कि ये भी 5 ईयर प्लान क्या सक्सेस था या ये भी 5 ईयर प्लान फेल हुआ? फटाफट रिव्यू देंगे। 5.7% की टारगेट, 3.3% अचीवमेंट, तो प्लान फेल होना चाहिए या प्लान सक्सेस होना चाहिए? ठीक है, पॉवर्टी बढ़ती रही थी। ठीक है, फोर्थ में फेल प्लान हो गई। ठीक है, तो ये भी जो हमारा प्लान था, ये था हमारा फेलियर 5 ईयर प्लान। ठीक है, फोर्थ 5 ईयर प्लान ये था फेलियर, ये विफल पंचवर्षीय योजना हो गया। ठीक है, अब इसके फेलियर का कारण, इसका कॉजेस, इसके कारण थे 1971 इंडो पाक वॉर, भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत पाकिस्तान युद्ध, इंडो पाक वॉर। What was the objective of nationalization? Okay, good question. ठीक है, objective of nationalization, राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य to provide credit facility for priority sector, to provide credit facility for priority sector। प्राथमिक क्षेत्र को
ऋण की सुविधा देना जो था वो नेशनलाइजेशन की मेन ऑब्जेक्टिव रखी गई थी। क्योंकि अगर कोई बैंक प्राइवेट्स होते हैं तो प्राइवेट बैंक्स जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रायोरिटी सेक्टर को क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं, जिस कारण से हमने इनका नेशनलाइजेशन किया। ठीक है, और जैसे ही बैंक नेशनलाइज हुए, ये पब्लिक सेक्टर बैंक बन गए, तो द बैंक डायरेक्टली कम्स अंडर कंट्रोल ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आया। ठीक है, और यही मेन ऑब्जेक्टिव था नेशनलाइजेशन का, राष्ट्रीयकरण करने का मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी की सरकार को ये मिला और इंदिरा गांधी की सरकार ने किया। ठीक है, तो ये आपका 4th 5 ईयर प्लान, जो प्लान भी फेलियर प्लान था, लेकिन इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान को ब्रेक नहीं किया, 5 ईयर प्लान को जो है वो रोका नहीं। इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई 5th 5 ईयर प्लान। तो एक्चुअली आज यहीं तक रखते हैं सिलेबस अपना। ठीक है, हाँ, बांग्लादेशी आ गए थे गौरव जी। ठीक है, और रिफ्यूजीज के आने के कारण ही जो है ये प्लान फेल हुआ था। ठीक है, हमने रिफ्यूजी को सेटल करने में बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया। तो आज के क्लास में कोई डाउट, आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थोड़ी सी तबियत मेरी कुछ खास नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम फिर आगे डिस्कस करेंगे 5th 5 ईयर प्लान से। एनी डाउट, एनीवन हैविंग एनी डाउट? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, आज थोड़ी सी कम क्लास रही। जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा, तबियत मेरी कोई खास ठीक नहीं है, तो तबियत ठीक होने के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।